आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण पढ़ने के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदी व्याकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं आप लोग को बता दूं कि हिंदी व्याकरण हिंदी का जो सब्जेक्ट है 10th या 12th या किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चन या 45% क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से ही रहते हैं। तो हम लोग को हिंदी व्याकरण इग्नोर तो नहीं करना है, बुक के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी हम लोग को पढ़ना है और ये सही वक्त है हिंदी व्याकरण पढ़ने का। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और साथ साथ आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी व्याकरण पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है। हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण के डिफिनेशन पे गौर करते हैं। हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। आखिर हिंदी व्याकरण के डिफिनेशन में ये शुद्ध शुद्ध लिखा क्यों हुआ है? क्यों हिंदी व्याकरण हमें कह रहा है कि शुद्ध शुद्ध बोलिए, शुद्ध शुद्ध पढ़िए और शुद्ध शुद्ध लिखिए, तभी ये हिंदी व्याकरण है, वरना आप हिंदी व्याकरण तो जानते ही नहीं। तो उसका कुछ उदाहरण हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण हमें अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। हमें अगर बेहतर वक्ता बनना है, बेहतर स्पीकर बनना है या बेहतर राइटर बनना है, तो हमें हिंदी व्याकरण का सही सही शुद्ध शुद्ध नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग अपनी जिंदगी रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड, उन्हीं शब्द को हम उन्हीं शब्द पर डिस्कस करते हैं। जैसे हवा। हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो सबसे पहले हवा स्त्रीलिंग है और हमें लैंग्वेज में अपने सेंटेंस में किस तरह से इसका यूज करना है। हवा चल रही है या हवा चल रहा है? तो चूंकि हवा स्त्रीलिंग वर्ड है, इस वजह से हवा चल रही ये सही है, ये सही है, और हवा चल रहा है यह गलत है और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे बच्चों ने कुर्सी तोड़ दी है या बच्चों ने कुर्सी तोड़ दिया है। जैसे आपके स्कूल में या ट्यूशन में कोई बच्चा अगर कुर्सी तोड़ देता है तो हम लोग टीचर को कंप्लेन करते हैं और कहते हैं सर बच्चों ने कुर्सी तोड़ दिया है। क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं दोस्तों। हिंदी व्याकरण से अगर आप पूछेंगे कि हिंदी व्याकरण तुम बताओ क्या यह सेंटेंस सही है, हिंदी व्याकरण का जवाब आएगा नहीं, यह सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? तो बोलेंगे कि बच्चों ने कुर्सी तोड़ दी है। ये सही जवाब है। तो शुद्ध शुद्ध हमें बोलना आना चाहिए। जैसे कुछ वर्ड पे हम कुछ वर्ण, कुछ लेटर पे डिस्कस करते हैं आज। जैसे एक वर्ड है श और एक वर्ड है एक लेटर है श और एक लेटर है स। इसका हम प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण किस तरह से करेंगे? श, ये श है और ये आपका स है। जैसे हमें बोलना हो शाम, लोग जनरली इसको शाम बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में उच्चारण करने के क्रम में या बोलने के क्रम में हम कोशिश करें कि इसको हम शाम बोले। शाम। जैसे किसी का नाम जिशान है, किसी का नाम दिलशाद है, तो हम इस तरह से शाम, जैसे श्याम, श्याम, नॉट श्याम, श्याम, तो हम इस तरह से बोलने की कोशिश करें, इसे हमें बोलने आएगा। और एग्जामिनेशन में उच्चारण से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या होगा, वर्ण का उच्चारण स्थान एग्जाम में कुछ आता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम हिंदी व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है उसकी विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। जैसे नदी चल रही है यानी नदी बह रही है या नदी बह रहा है, दोनों में कौन सा सही है? तो नदी बह रही है ये ज्यादा सही है और नदी बह रहा है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इस वजह से स्त्रीलिंग शब्द है तो हमें वाक्य में, हमें सेंटेंस में दिखाना भी पड़ेगा कि नदी एक स्त्रीलिंग वर्ड कैसे है।
हमें शुद्ध शुद्ध लिखना भी आना चाहिए। हम थोड़ा सा सीतामढ़ी एक वर्ड है, सीतामढ़ी, इस पे ज्यादा डिस्कस करते हैं और सीतामढ़ी के इस रह वाला जो वर्ड है इस पे डिस्कस करती है, लेटर जो है इस पे ज्यादा डिस्कस करते हैं। आखिर सीतामढ़ी और सीतामढ़ी यह एक कंफ्यूज है। और उससे पहले इस पे डिस्कस करने से पहले हम लोग वर्णमाला के ट ठ ड ढ न पे डिस्कस करते हैं। ये आपका जो न है, व्यंजन में ट ठ ड हमें इस ढ से लेना है, ये ढ है। और अगर इसी ढ के नीचे अगर हम एक नुक्ता डाल दें, यानी एक पॉइंट डाल दें, बिंदु डाल दें, तो ये ट ठ ड ढ नहीं है, अब ये ढ र है। र लिखने के क्रम में लोग इसको रहे लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसी वजह से सीतामढ़ी ये ज्यादा सही है और सीतामढ़ी यह तो गलत ही है। तो हम आज के बाद उच्चारण करें तो ज्यादा ढंग से उच्चारण करें। तो हिंदी व्याकरण आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हमें शुद्ध शुद्ध बोलना भी आना चाहिए, शुद्ध शुद्ध पढ़ने भी आना चाहिए और शुद्ध शुद्ध लिखना भी आना चाहिए। अब हम हिंदी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। हिंदी व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में आजकल जो नई किताब आ रही है हिंदी व्याकरण की, उसमें सिर्फ 3 ही प्रकार को दिखाया, मतलब दे रहा है, जैसे कि वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, यही 3 प्रकार दे रहे हैं। और ये छंद विचार और चिन्ह विचार को नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग 5 को पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। ये हिंदी व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ तो समझना नहीं है। अब आते हैं हम लोग भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्यों जानना जरूरी है, भाषा क्या है ये, तो आप भाषा एक सेंटेंस में समझ ले कि भाषा के जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के बातों को हम समझते हैं। जैसे हर देश का अपना अपना लैंग्वेज होगा। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कई लैंग्वेज है। यहाँ हर कदम पर, हर 10 कदम पर लोग कहते हैं कि बोलियां बदल जाती है। भारत में कई भाषाएं हैं। भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो यहाँ तो हर स्टेट में, हर स्टेट की अलग अलग भाषा है। लेकिन हम जरा इस नेशनल लैंग्वेज पे आते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो लैंग्वेज होगा वो स्वाभाविक बात है कि इंग्लिश होगी। सऊदी अरबिया की जो लैंग्वेज होगी, स्वाभाविक बात है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, अरबी है। उसी तरह से श्रीलंका का भी लैंग्वेज होगा और नेपाल का भी लैंग्वेज होगा। तो इन लैंग्वेज के सहारे हम लोग अपनी बात को समझते हैं या समझाते हैं। यही डिफिनेशन में लिखा हुआ, भाषा द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, ये आपका भाषा है। और भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा जिसको हम लोग ओरल लैंग्वेज कहते हैं, लिखित भाषा जिसको हम लोग रिटन लैंग्वेज कहते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसको हम लोग साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अब आइए हम इसके डिफिनेशन पर जरा विचार कर ले। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, वैसी भाषा जिसे हम लोग बोलकर समझते हैं तथा सुनकर समझाते हैं। वैसी भाषा जिसे हम लोग बोलकर समझते हैं तथा बोलकर समझाते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। ओरल लैंग्वेज, जो बात हम लोग बोलकर, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोल के पढ़ा रहा हूं, और आप सुन रहे हैं तो ये सुनकर पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग ओरल लैंग्वेज कहते हैं, इसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि एक न्यूज एंकर न्यूज जब पढ़ता है, न्यूज के बारे में जब बताता है, तो वो हम जब सुनते हैं तो वो बोलता रहता है और हम लोग सुनते रहते हैं।
तो ये भी ओरल लैंग्वेज है। इसके अलावा जब कोई स्पीकर, जब कोई वक्ता भाषण देता है तो यह भी एक ओरल लैंग्वेज है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलता है और वो बोलता है और हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये ओरल लैंग्वेज है। अब है लिखित भाषा, वैसी भाषा जिसे हम लोग लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर समझते हैं, लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, अखबार को हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। किताब को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं या दूसरों को समझाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा। और तीसरा जो है वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब साइंड लैंग्वेज, यानी इशारा में जो हम बात करें, इशारा के जरिए हम अपनी बातों को किसी को समझाएं या इशारा में ही हम किसी के बात को समझ जाए, उसे हम लोग साइंड लैंग्वेज कहते हैं। आइए हम लोग साइंड लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम साइंड लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश करें। मैच क्रिकेट आप लोग खेलते ही होंगे, मैं भी खेलता हूं क्रिकेट। अंपायर जो इशारा करते हैं, जैसे कि गेंद अगर वाइड है तो वो इस तरह से हाथ फैला देता है, वो बोल के नहीं कहता है कि यह गेंद वाइड है, बल्कि कि हाथ फैला देते हैं और हाथ फैलाने के अंदाज से खिलाड़ी को समझ में आ जाता है कि यह गेंद वाइड है, हमें फिर से गेंद डालनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो वो उंगली उठाते हैं, एक उंगली, और समझ जाता है कि ये खिलाड़ी आउट है। 6 अगर गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर तो उंगली उठाते हैं, दोनों उंगली या दोनों हाथ इस तरह से उठाते हैं, समझ जाते हैं कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर है, सीमा रेखा के बाहर है। ये सब बोल के नहीं हो रहा है, ना बोल के हो रहा है, ना लिख के हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है, इशारा से हो रहा है। तो ये कोई ना कोई तो लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज कौन है? वो लैंग्वेज है सांकेतिक भाषा यानी कि साइंड लैंग्वेज। उसके अलावा जब हम लोग ट्रेन से सफर करते रहते हैं तो जो क्रॉसिंग होता है जहां पर, वहां पर ट्रेन झंडा लेकर खड़ा रहते हैं लोग, मतलब वहां पे जो लोग रहते हैं वो झंडा लेकर खड़े रहते हैं और एक हाथ में ग्रीन और एक हाथ में रेड, और वो सिग्नल देते रहते हैं, वो ट्रेन चलती रहती है इस तरह से। उसके अलावा ट्रैफिक लाइट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। ट्रैफिक लाइट जल रहा है, जैसे कि अगर रेड अगर जल गया तो सारी गाड़ी रुक जाती है पीछे, अगर ग्रीन तो फिर सारी गाड़ियां चल देती है। तो इस तरह से ये साइंड लैंग्वेज का ही ये सब एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को व्याकरण, भाषा, और भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज और पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही जानना जरूरी था। और इसके अलावा 14 सितंबर को हर साल हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, और भारत की जो संविधान की किताब है उसमें 22 भाषाओं को, भारत के 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और 22 भाषा में आप कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। तो ये 22 भाषा भारत के संविधान में है, और 14 सितंबर को हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज जो है, वह है हिंदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से इस वीडियोस में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदी व्याकरण बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी गलतियां बोलने के क्रम में होती ही रहती हैं। तो मैं महानुभाव से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई गलतियां हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये बात यहाँ पे गलत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में वो लिखें, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तो आज, इससे पहले मैं वीडियो शूट किया था, लेकिन मोबाइल ऑफ होने की वजह से पूरी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, जिसमें से बहुत सारी बातें कट रही थी, तो मैं फिर से वीडियो शूट किया हूँ, डबल मेहनत। खैर कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और ये 2 महीना आपके एग्ज़ाम को बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हिंदी जो ग्रामर है वो आपको कंप्लीट करा दूँ, साथ ही साथ और भी जैसे मैथ, बायोलॉजी,
क्लास 10th के वो उन सब सब्जेक्टों को भी मैं कंटिन्यू करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा साथ देते रहिए, यही आपसे गुजारिश है। शुक्रिया। मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, नाम ऊंचा कीजिए।